पढ़ेंगे हम आपका चैप्टर 3 हिस्ट्री एनसीईआरटी आपका रूलिंग द कंट्री साइड। तो यहाँ पे देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा फ्रॉम द मुगल रूलर इन 1765। जो रॉबर्ट क्लाइव थे, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो कि गवर्नर जनरल थे बंगाल के, वो क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? दीवानी। दीवानी किसे बोलते हैं? कर इकट्ठा करने का राइट मिलना, ठीक है, हक मिलना, ठीक है, कर जो रेवेन्यू होता है। बिहार एंड ओडिशा फ्रॉम मुगल रूलर इन 75। मुगल रूलर से क्योंकि अब पहले जो रेवेन्यू टैक्स इकट्ठा करते थे वो मुगल करते थे, पर मुगल अब कमज़ोर हो चुके थे, तो अब वो राइट किसको दे दिया गया? ब्रिटिशर्स को। तो कंपनी बिकेम्स द दीवान, ठीक है, कंपनी को दीवान बनाया गया, मीन्स कर इकट्ठा करने का हक दिया गया। ऑन 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्पर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल, ठीक है। तो 12 अगस्त 1765 में जो मुगल एम्पर थे, उन्होंने अपॉइंट किया ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान बनाने के लिए बंगाल का दीवान बनाने के लिए। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव्स टाइम, ठीक है। तो ये पूरा जो इवेंट था, ठीक है, जो ये पूरा जो प्रोसीजर हुआ, ये किसके टेंट में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में। तो वहाँ पर कुछ फ्यू इंग्लिश मैन थे एंड इंडियंस थे विटनेस के लिए, कुछ इंडियंस भी थे वहाँ पर। बट इन द पेंटिंग अबव द इवेंट इज शोन ए मैजेस्टिक ओकेशन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना मैजेस्टिक मूवमेंट था, ये कितना बड़ा मूवमेंट था रॉबर्ट क्लाइव के लिए। टेकिंग प्लेस इन ग्रैंड सेटिंग, ठीक है, और ग्रैंड सेटिंग थी अच्छे से। द पेंटर वॉज कमीशन बाय क्लाइव टू रिकॉर्ड, तो जो पेंटर को रॉबर्ट क्लाइव ने कमीशन दी थी कि पेंटिंग बनाने के लिए, जो कि एक मेमोरेबल है रॉबर्ट क्लाइव के लिए और उनके जो साथ में जनरल थे उनके लिए। द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वॉज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन, ठीक है। जो दीवानी का हक मिलना उनके लिए एक बहुत बड़ी क्या थी? मेमोरेबल इवेंट था ब्रिटिश के लिए। एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरेटरी अंडर इट्स कंट्रोल, तो जैसे ही दीवानी बना दिया गया था कंपनी को, ठीक है, तो चीफ फाइनेंशियल, ठीक है, अब उनके हाथ में पूरा कर का इकट्ठा करने का आ चुका था, तो वो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन चुके थे, पूरी टेरिटरी उनके कंट्रोल में थी। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज। अब उन्हें ये सोचना था कि कैसे हम लैंड पे काम कराएंगे और कैसे वहाँ से रिवेन्यू के रिसोर्स ढूंढेंगे इकट्ठा कराने के। दिस हैड टू बी डन इन अ वे दैट कुड yield enough revenue to meet the growing expense, ठीक है। तो ये इस तरीके से होना था कि ताकि उनका जो रोज़ का खर्चा है, ठीक है, रेवेन्यू, जो उनके रेवेन्यू से रोज़ के खर्चे जो क्या हो जाएं, कंपनी के पूरे हो जाएं। अ ट्रेडिंग कंपनी हैड ऑल्सो टू इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट्स इट नीडेड एंड सेल व्हाट इट वांटेड, ठीक है। तो ट्रेडिंग कंपनी को ये इंश्योर करना था कि जो उन्हें ख़रीदना है वो ख़रीद सकें प्रोडक्ट और बेच भी सकें आसानी से। ओवर द ईयर्स द कंपनी ऑल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विद सम कॉशंस, ठीक है। तो कंपनी जो थी उसको बहुत साल हो गए थे वहाँ पर, है ना, तो वो 1600 में कंपनी आई थी और अब कितने साल हो गए थे? 1775 में, ठीक है, दीवानी राइट्स दिए गए थे। तो 150 से ज़्यादा साल हो चुका था उन्हें यहाँ पर रहते हुए, तो उन्हें पता चल चुका था कि उन्हें कुछ कॉशंस भी लेने होंगे, कुछ सावधानी भी बरतनी होगी। बीन एन एलियन पावर मीन्स वो बाहर से आए थे, इसलिए उन्हें एलियन पावर कहा गया है। इट नीडेड टू पैसिफाई दोज हु इन द पास हैड रूल द कंट्री साइड एंड एंजॉय अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज, ठीक है। तो उन्हें जो पुराने रूलर्स थे, जो हमारे इंडिया के रूलर्स, इंडिया के पहले यहाँ पर जो रूलर्स थे, उन्हें उसके साथ क्या करना था? उसको अपने कंट्रोल में लाना था, ताकि वो क्या कर सकें, वहाँ पर अच्छे से अथॉरिटी और प्रेस्टीज में रह सकें, उनकी इज्जत भी और उन्हें पावर भी मिल जाए। दोज हु हैड लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल्ड बट दे कुड नॉट बी इंटायरली एलिमिनेटेड, ठीक है। तो जो भी वहाँ पर लोकल पावर थे, मीन जैसे एक विलेज हो गया, वहाँ का कोई हेड हो गया, ठीक है, तो उस लोकल पावर को क्या करेंगे? वो अपने कंट्रोल में करेंगे, पर उसे एलिमिनेट नहीं करेंगे, हटा नहीं देंगे, क्योंकि अगर एलिमिनेट कर देंगे तो जो विलेजर्स है वो सोचेंगे कि ये गोरे लोग, अंग्रेज़ लोग कहाँ से आ गए, है ना, ये तो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं,
हाउ वॉज दिस टू बी डन, तो ये कैसे होना था। इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ कंपनी केम टू कॉलोनाइज द कंट्री। ठीक है, तो ये कैसे होना था हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कैसे कंपनी ने जो गांव थे, विलेज थे, उसके ऊपर कब्जा किया और कैसे रेवेन्यू रिसोर्स ऑर्गेनाइज किए, कैसे उन्होंने कर इकट्ठा करने का तरीका अपनाया, रिडिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल। ठीक है, लोगों को उनके राइट्स बताए, जो उन्हें पहले राइट्स थे उन्हें हटा दिया गया कि हमें कोई मतलब नहीं है अब, तुम्हें हमारे राइट्स फॉलो करने पड़ेंगे। एंड प्रोड्यूस द क्रॉप्स इट वांटेड, मींस लोग जो है अपनी मर्जी से क्रॉप नहीं उगा सकते थे, जो वो बोलेंगे वही क्रॉप्स उन्हें उगानी पड़ती थी। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, अब कंपनी के लिए रेवेन्यू कैसे आएगा। द कंपनी हैड बिकम द दीवान, जो कंपनी तो थी दीवान बन चुकी थी, मीन्स उन्हें राइट मिल चुका था कर इकट्ठा करने का। बट इट इज स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरी एज अ ट्रेडर, पर वो अपने आप को क्या मानते थे कि ट्रेडर, हम क्या हैं, ट्रेड करने आए हैं, ट्रेडर हैं हम। इट वॉन्टेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वॉज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ सीमेंट एंड कलेक्शन। ठीक है, तो उन्हें क्या चाहिए थे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहिए थे, इनकम चाहिए थे, पर वो एक रेगुलर सिस्टम मीन्स एक सिस्टम सेटअप नहीं कर रहे थे, मीन्स वो सिस्टम को ही बना नहीं रहे थे कलेक्शन करने का रेवेन्यू। ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी जहाँ से ज़्यादा फ़ायदा हो वहाँ से कलेक्ट कर रहे थे। द एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज कुड एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लोथ एज चीपली एज पॉसिबल। ठीक है, तो उनका क्या एफर्ट था कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कैसे भी करके पैसा इकट्ठा कर सकें और उससे क्या खरीद सके, फाइन कॉटन और सिल्क कम से कम दामों में, जितना भी पॉसिबल हो सकता है कम से कम दाम में। विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल। ठीक है, तो 5 साल के अंतर्गत क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ गुड्स, जो उन्होंने गुड्स खरीदे थे कंपनी ने, वो क्या हो गई, डबल हो गई, बंगाल में उन्होंने डबल कर दी। बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया बाय इम्पोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, तो क्या हो चुका था, 5 साल में जो उन्होंने गुड खरीदा था वो डबल रेट में बेच रहे थे। तो 1865 से पहले क्या होता था, उन्हें इंडिया से गुड खरीदना पड़ता था, किसमें, गोल्ड एंड सिल्वर देना पड़ता था उन्हें इंडिया से ख़रीदने के लिए, और ब्रिटेन में फिर वो बाद में एक्सपोर्ट किया करते थे। पर अब क्या था कि इतना रेवेन्यू कलेक्ट कर लेते थे वो बंगाल से ही, कि जिससे वो फाइनेंस कराते थे, मींस इतने पैसे इकट्ठे कर लेते थे वो रेवेन्यू से ही, तो वो वहीं से ही उन रेवेन्यू के पैसे से ही क्या कर लेते थे, चीज़ें परचेज कर लेते थे और फिर गुड्स को जो है ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करते थे। सून इट वॉज क्लियर दैट द बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। ठीक है, तो जल्दी क्या हुआ कि जो बंगाल की इकोनॉमी थी, ठीक है, बंगाल में जो इकोनॉमी थी वो क्राइसिस फील कर रही थी, मतलब क्राइसिस मीन्स बहुत बुरा समय चल रहा था उनके लिए। आर्टिशंस वर डिजर्टिंग विलेज सिंस दे वर बीइंग फोर्स टू सेल देयर गुड्स बाय द कंपनी। ठीक है, आर्टिशन क्या थे, बहुत वर डेजर्टिंग, जो है विद गांव छोड़कर भाग रहे थे अब। ठीक है, क्योंकि उन्हें क्या बोला जा रहा था कि तुम क्या कम से कम रेट में क्या करो, हमें अपने गुड्स बेचो तुम। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फॉर देम। जो पीजेंट्स थे वो क्या नहीं कर पा रहे थे, इतने पैसे नहीं दे पा रहे थे जिससे वो डिमांड कर रहे थे ब्रिटिशर उनसे लैंड के लिए। आर्टिशन प्रोडक्शन वॉज इन डेक्लाइन, जो आर्टिशन का प्रोडक्शन था वो बहुत घाटे में चल रहा था, डेक्लाइन में। एंड एग्रीकल्चर कल्टिवेशन शोज साइन ऑफ कोलैप्स, और एग्रीकल्चर कल्टिवेशन किसके साइन दिखा रहा था, कोलैप्स के, मीन्स ख़त्म होने वाला था। देन इन 1770 a terrible famine killed 10 million people इन बंगाल, अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वाइप आउट। ठीक है, तो उस समय बंगाल की पॉपुलेशन कितनी थी, 330 मिलियन, मीन्स 3 करोड़। तो 10 मिलियन सोच सकते हो आप कितने होते हैं, 10 मिलियन मीन्स 1 करोड़ लोग उस साल मर गए। ठीक है, 1 करोड़ लोग फैमाइन से मर गए 70 में, तो 1 करोड़ लोग सोच सकते हैं आप कितने होते हैं। ठीक है, तो बहुत सी पॉपुलेशन को झटकी। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर में कुछ इम्प्रूव लाना था। ये देखिए यहाँ पर, ये कौन है, चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, ये चार्ल्स कॉर्नवालिस है जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द परमानेंट सेटल वॉज इंट्रोड्यूस। ठीक है, जब परमानेंट सेटल इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये गवर्नर थे। अब पढ़ेंगे क्या होता है वो। इफ़ द इकोनॉमी वॉज इन रून्स कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम, कि अगर इकोनॉमी ऐसे ही क्या चलती रही, घाटे में जाती रही, कि
तो क्या कंपनी अपना कुछ रेवेन्यू इकट्ठा कर पाएगी, वहाँ से कर इकट्ठा कर पाएगी। मोस्ट कंपनी ऑफिशियल बिगन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट्स इन लैंड हैड टू बी एनकरेज एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव। ठीक है, तो बहुत सारे जो कंपनी ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्या सोचा कि हमें क्या लैंड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड, और एग्रीकल्चर में क्या लाना पड़ेगा, सुधार लाना पड़ेगा। हाउ वॉज दिस टू बी डन, पर यह अब कैसे होना था। आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। ठीक है, तो 2 decades मीन्स 20 साल की बहस के बाद, मीन्स क्वेश्चन किए गए बहुत सारे, तो कंपनी ने फाइनली क्या इंट्रोड्यूस किया, परमानेंट सेटल इंट्रोड्यूस किया 1793 में। बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट, ठीक है, तो इस सेटलमेंट क्या में क्या था, द राजाज एंड तालुकदार्स। तालुकदार्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन हो गए, जैसे विलेज में हेड पर्सन जो हो गया, और राजाज व रिकोगनाइज एज जमींदार्स, तो इनको जमींदार्स बनाया जाता था। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट एंड टू पे रेवेन्यू टू द कंपनी। ठीक है, तो इन्हें क्या किया जाता था, बोला जाता था कि तुम क्या करो, कलेक्ट करो इकट्ठा पीजेंट से, और तुम क्या करोगे, कंपनी को कर दोगे, रेवेन्यू दोगे कंपनी को। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स परमानेंटली, और जो अब क्या है, अमाउंट जो है परमानेंट फिक्स कर दी जाएगी, मीन्स ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी। दिस इज़ इट वॉज नॉट टू इंक्रीज एवर इन फ्यूचर, और जो ये रेवेन्यू है ये फ्यूचर में भी कभी नहीं बढ़ाई जाएगी। इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू कंपनीज कॉफर एंड एट द सेम टाइम एनकरेज द जमींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। ठीक है, तो ब्रिटिशर क्या सोचने लगे कि अगर हम ऐसा करेंगे, ठीक है, अगर हम रेवेन्यू नहीं बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा कि रेगुलर फ्लो उनके पास जो है इनकम आती रहेगी, रेवेन्यू से रेगुलर ज़मींदार उन्हें देते रहेंगे, और कंपनी के ख़जाने में इनकम भी आती रहेगी, और ज़मींदार को पैसा आएंगे तो वो भी इम्प्रूव में इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट मीन्स लैंड को अच्छे से सही करेगा। फिर सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, द ज़मींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। तो ब्रिटिशर्स सोचते थे कि क्या होगा कि रेवेन्यू तो बढ़ेगा नहीं, तो उससे क्या होगा, ज़मींदार को फ़ायदा होगा, और वो क्या करेगा, फिर लैंड के बेनिफिट में, मीन्स लैंड को इम्प्रूव करेगा। द प्रॉब्लम, पर इसमें क्या प्रॉब्लम आई, अब देखिए। द परमानेंट सेटल हावर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। कंपनी ऑफिशियल सून डिस्कवर्ड दैट द जमींदार्स वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। ठीक है, तो कंपनी ऑफिशियल्स थे, उन्होंने क्या देखा कि जो ज़मींदार थे वो तो बिल्कुल भी नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं लैंड को इम्प्रूव करने में। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स वॉज सो हाई दैट द जमींदार फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे। ठीक है, पर जो रेवेन्यू फिक्स की गई थी वो इतनी ज़्यादा थी कि ज़मींदार उन्हें पे नहीं कर पा रहे थे, उन्हें बहुत मुश्किल हो रही थी। क्योंकि अगर जैसे कि अगर 100% क्या है रेवेन्यू है, उसमें से 80% कलेक्ट कर पा रहे हैं, तो कितना उन्हें बहुत सारे डिफ़िकल्ट पे होती थी, है ना, तो उनका भी पूरा नहीं हो पाता था, और उनका खर्चा भी नहीं चल पाता था। ठीक है, एनीवन हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी रुमेरस जमींदारीज वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शन ऑर्गेनाइज बाय द कंपनी। अगर जो भी ज़मींदार रेवेन्यू पे करने में फ़ेल हो जाता था तो उसके साथ क्या किया जाता था कि बहुत से ज़मींदारों के साथ क्या किया गया कि उन्हें उनकी क्या लगाई गई, जिस इलाके की उन्हें लैंड दी गई थी उस इलाके की बोली लगाई जाती थी। ठीक है, और वो दूसरे ज़मींदार को बेच दी जाती थी कंपनी द्वारा। बाय द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज, पर जैसे ही फर्स्ट डेकेड कुछ 10 साल में, स्टार्टिंग के 10 साल में 19th सेंचुरी के क्या हुआ, द प्राइसेस इन द मार्केट रोज एंड कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड। तो प्राइसेस थे मार्केट में तो वो बढ़ गए, और उनके प्राइसेस अच्छे मिलने लगे मार्केट में, और कल्टीवेशन एक्सपेंड हुआ, और कल्टीवेशन आगे बढ़ा, एक्सपेंड हुआ। ठीक है, दिस मीन्स एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ जमींदार बट नो गेन फॉर द कंपनी सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज अ रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स परमानेंटली। तो इससे क्या हुआ, जैसे कि प्राइजेस हुए मार्केट में अच्छे दाम मिलने लग गए, और एग्रीकल्चर एक्सपेंड हुआ, कल्टीवेशन, तो ज़मींदार की इनकम में बढ़ोतरी हुई, पर
कंपनी को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने क्या कर दी थी, अब फिक्स कर दी थी। ठीक है, रेवेन्यू फिक्स कर दिया था, तो वो अब रेवेन्यू भी नहीं बढ़ा सकते थे। इवन देन द ज़मींदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। और जब ज़मींदार को भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे लैंड को इम्प्रूव करने में। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड्स इन द अर्लियर ईयर ऑफ द सेटलमेंट। तो कुछ ज़मींदार थे, उन्होंने अपनी कुछ पिछले सालों में लैंड खोई थी, है ना। और अदर क्या कर रहे थे, पॉसिबिलिटी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश कर रहे थे। एज लॉन्ग एज द ज़मींदार्स कुड गिव आउट द लैंड टू टेनेंट्स एंड गेट रेंट। तो उनका क्या काम होता था, सिर्फ ज़मींदार्स का कि लैंड दे दी टेनेंट्स को, पीजन को, मज़दूरों को काम करने के लिए, और सिर्फ पैसे इकट्ठा करते थे वो देट, और उन्हें लैंड को इम्प्रूव करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। ऑन द अदर हैंड इन विलेज द कल्टिवेटर फाउंड सिस्टम एक्सट्रीमली ओप्रेसिव। ठीक है, तो और दूसरे हाथ में क्या हो रहा था कि वो विलेजर्स थे और कल्टिवेटर जो उगाते थे, उन्हें ये सिस्टम क्या था, एक्सट्रीमली ऑब्सेसिव मीन्स बहुत उत्पीड़न देने वाला था, मीन्स बहुत ही ख़राब था उनके लिए। द रेंट ही पेड टू द जमींदार वॉज हाई एंड हाई राइट एंड हिज राइट ऑन द लैंड वॉज इनसिक्योर। मीन्स जो ज़मींदार को उन्हें क्या देना पड़ता था, हाई हाई रेवेन्यू देना पड़ता था, और जो उनकी लैंड है मीन्स उन पे उनका पूरा अधिकार भी नहीं होता था, इनसिक्योर थी। टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफ्टन टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर। ठीक है, ज़मींदार को रेवेन्यू देने के लिए वो लेनदार से पैसे लेता था। ठीक है, एंड व्हेन ही फेल टू पे द रेंट ही वॉज इवेक्टेड फ्रॉम द लैंड ही हैड कल्टिवेटेड फॉर जनरेशन। ठीक है, अगर वो फेल हो जाता था रेंट देने में लैंड का, तो उससे उसकी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था, उस ज़मीन पर जिस पे वो बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी से काम करता आ रहा है, तो उस लैंड से उसे बेदखल कर दिया जाता था। अ न्यू सिस्टम इज़ डिवाइज। ठीक है, नई सिस्टम लाया गया। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी ऑफ द कंपनी ऑफिशियल वर कन्विंस्ड दैट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू टू बी चेंज अगेन। ठीक है, तो अर्ली 19th सेंचुरी में क्या किया, कंपनी ऑफिशियल ने क्या डिसाइड किया कि हमें ये रेवेन्यू सिस्टम चेंज करना होगा। हाउ कुड रेवेन्यू बी फिक्स परमानेंटली एट अ टाइम व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट इट एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड। कि हमें ऐसे फिक्स परमानेंट सिस्टम कब तक करेंगे, अगर कंपनी को पैसे चाहिए होंगे, पर उससे तो ये पैसे पूरे हो नहीं पा रहे हैं इस तरीके से। इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोवेंसेस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी मोस्ट ऑफ दिस एरिया इज़ नाउ इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो बहुत सारे राज्य थे बंगाल में, बंगाल प्रेसिडेंसी में, अब यहाँ पे नॉर्दर्न वेस्ट, तो नॉर्दर्न पार्ट कौन सा है, ये नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट आपका यूपी। एन इंग्लिशमैन called Holt Mechanized devised the new system which came into effect in 1822। ठीक है, तो एक इंग्लिश मैन था जिसका नाम था होल्ड मैकेंजी, तो उसने एक नया सिस्टम लाया था वो, जो कि 1822 से लागू हुआ। ही फेल्ट दैट द विलेज वॉज एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी एंड नीड टू बी प्रिजर्व। तो वो क्या सोचता था कि जो विलेज गांव है, वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट करते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन है बहुत इम्पोर्टेंट नॉर्दर्न इंडियन सोसाइटी के, और इन्हें बचा के रखा जाना चाहिए। अंडर हिज डायरेक्शन कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज इंस्पेक्टिंग द लैंड, मेजरिंग द फील्ड्स एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो इस क्या होता था, इस इसमें क्या होता था कि जो कलेक्टर्स होते थे वो विलेज टू विलेज जाते, विलेज से विलेज जाते थे। ठीक है, ज़मीन को देखते थे और फील्ड को नापते थे। ठीक है, और देखते थे कि कैसे उनको कस्टम्स है, कैसे उनके राइट्स है ग्रुप्स के। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वॉज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज हैड टू पे। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, हर एक प्लॉट की क्या की जाती थी, रेवेन्यू एस्टिमेट की जाती थी पूरे विलेज में, और फिर उसको ऐड किया जाता था रेवेन्यू कितनी देनी है पूरे विलेज को। दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज्ड पीरियोडिकली। ठीक है, तो ये जो डिमांड थी ये पीरियोडिकली थी, मीन्स फिक्स नहीं थी, ये चेंज होती रहती थी। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी चार्ज कलेक्ट करने की, कर इकट्ठा करने की, ये कंपनी ने किसको दे दी थी, जो विलेज के हेडमैन होते थे। ठीक है, रेदर दैन द ज़मींदार को
इसमें ज़मींदार का कोई रोल नहीं था, सीधा हेडमैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। और इस सिस्टम को क्या कहा गया है? महलवारी सिस्टम। अब पढ़ेंगे हम मुनरो सिस्टम। इन ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वॉज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, तो अभी हमने नॉर्दर्न के पार्ट के बारे में पढ़ा, हम पढ़ेंगे साउथ पार्ट के बारे में। ठीक है, तो ये आइडिया भी कहाँ से थोड़ा ड्राइव किया गया है? परमानेंट सेटलमेंट से। द न्यू सिस्टम दैट वॉज डिवाइस केम टू बी नोन एज द रायटवारी और रायट। ठीक है, तो जो नया सिस्टम था तो इसको किस नाम से जाना गया? रियोटवारी सिस्टम। इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इन सम ऑफ द एरियाज दैट वर टेकन ओवर बाय द कंपनी आफ्टर द वॉर विद टीपू सुल्तान। ठीक है, तो पहले जो है सबसे पहले इसे किसने लागू किया था? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। ठीक है, तो उसने पहले छोटे एरिया में ट्राई किया, जो कि कंपनी ने किस एरिया में ट्राई किया? जो उन्होंने लैंड ली थी, किस? आफ्टर द वॉर विद टीपू सुल्तान के लड़ाई के बाद। सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो, दिस सिस्टम वॉज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया। ठीक है, तो उसके बाद थॉमस मुनरो ने इसे क्या किया? लार्ज स्केल पर ट्राई किया, और ये सिस्टम क्या हुआ सारे में, फिर उसके बाद एक्सटेंड हुआ, बढ़ा साउथ इंडिया में। रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल ज़मींदार। तो रीड एंड मुनरो थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या फेल्ट किया कि साउथ में क्या है, कोई ट्रेडिशनल ज़मींदार तो है नहीं। द सेटलमेंट्स दे आर्ग्यूड हैड टू बी डायरेक्टली विद कल्टिवेटर्स। ठीक है, तो उन्होंने ये सेटलमेंट सीधा किसके साथ डिसाइड कर ली, तय कर ली? जो वहाँ पर कल्टिवेटर्स थे, रायट्स। ठीक है, जो सीधा काम करते थे, तो उन्हीं के साथ उन्होंने सेटलमेंट बना दी। हु हैड टाइल्ड द लैंड फॉर जनरेशन, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं लैंड पर, जनरेशन टू जनरेशन। देयर फील्ड हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वॉज वेड। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता था? उनकी फील्ड के लिए केयरफुली सर्वे के लिए किया जाता था कि रेवेन्यू अच्छे से कलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश शुड एक्ट एज पैटर्नल फादर फिगर्स प्रोटेक्टिंग द राइट्स अंडर देयर चार्ज। तो मुनरो क्या सोचता था कि ब्रिटिश कैसे एक्ट करेगी? उनका पैटर्नल फादर, कि उनको बचाएंगे और चार्ज से बचाएंगे, पर ऐसा तो कुछ नहीं था, वो और टैक्स लगाते थे उन पे, चार्ज कलेक्ट करते थे। ऑल वॉज नॉट वेल, सब कुछ सही नहीं था। विद इन अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द न्यू सिस्टम वर इम्पोज इट वॉज क्लियर दैट ऑल वॉज नॉट वेल विद दैम। ठीक है, जैसे कुछ साल गुजरे, न्यू सिस्टम जैसे लगाया गया, तो उससे ये तय हो चुका था कि ये उनके साथ सही नहीं कर रहे हैं। ड्रिवन बाय द डिज़ायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स टू हाई रेवेन्यू डिमांड। ठीक है, तो किस डिज़ायर से आए थे? ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कलेक्ट करेंगे लैंड से, रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। ऑफिशियल्स थे, जो जनरल ऑफिशियल्स थे, वो इतना हाई रेवेन्यू लगाते थे, बहुत सारा ज़्यादा रेवेन्यू डिमांड करते थे। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे, राइट्स फ्लड द कंट्री साइड एंड विलेजेस बिकम डेजर्टेड इन मैनी रीजन्स। ठीक है, तो पीजेंट्स थे, वो पैसे नहीं दे पाते थे, इतने हाई हाई टैक्स लगाते थे। और राइट्स भी, जो कल्टिवेटर्स थे, वो भी अब कंट्री साइड वहाँ से छोड़ के जा रहे थे। और विलेज क्या हो चुका था? डेजर्टेड मीन्स खाली हो चुका था बहुत सारे रीजन्स में। ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल had imagined that the new system would transform the peasants into rich enterprises farmers, but did not happen. ठीक है, तो ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स थे, मीन्स अच्छे ऑफिशियल्स थे, वो क्या सोच रहे थे कि सिस्टम से क्या होगा कि जो पीजेंट्स है वो क्या करें, हो जाएंगे, थोड़े रिच फार्मर बन जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। क्रॉप्स फॉर यूरोप्स। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आपके सेकंड पार्ट में। तो हमने 3 सिस्टम पढ़े इसमें, है ना? मुनरो सिस्टम पढ़ा हमने, ठीक है, और कौन सा सिस्टम पढ़ा? महलवारी सिस्टम। और फर्स्ट आपका कौन सा सिस्टम था इसमें, जो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में हुआ था, फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कौन सा सिस्टम किया था? आपका फाइनल सेटलमेंट। और जो आपका सेकंड सिस्टम था कौन सा? आप आपका जो आपके हॉल्ट मैकेंजी थे, इन्होंने कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था? महलवारी सिस्टम। और जो आपके रीड एंड मुनरो थे, इन्होंने कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था? मुनरो सिस्टम। तो ये याद रखेंगे।
आप तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आपका सेकंड पार्ट में। थैंक यू।